जन्मभूमि छोड़ दी और दूसरे देशों में मजदूरी करने निकल पड़े। 2 नवंबर 1834 में एटलस नामक प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। इन लोगों में ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के थे। इन लोगों को गिरमिटिया कहा जाता है। गिरमिट शब्द एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप है। तब भारतीय मजदूरों से एक एग्रीमेंट गिरमिट पर अंगूठा लगवाया जाता था। इन्हें समुद्र इसलिए उसे गिरमिट कहते थे और गिरमिट के तहत जाने वाले लोग गिरमिटिया कहलाए। सोना के लालच में गिरमिटिया बन गए अंग्रेज उस समय लोगों को ये कहकर बहलाते थे कि बस गंगा सागर पार करना है और वहाँ पहुंचकर सोना लाना है। इसी छलावे में पूर्वांचल के सैकड़ों लोग अपना गांव परिवार और खेत खलिहान छोड़कर हिंद महासागर के पार निकल गए। लेकिन सोना की जगह उन्हें मिला दुख, अन्याय और यातना का समुद्र। गिरमिटिया जीवन गुलामी का दूसरा नाम था। न पुरुषों को स्वतंत्रता थी, न महिलाओं को सम्मान। विवाह जैसी मूलभूत स्वतंत्रता भी उनसे छीन ली गई थी। यदि किसी गिरमिटिया ने विवाह कर भी लिया तो भी उनके जीवन पर गुलामी के कठोर नियम लागू रहते थे। औरतों की स्थिति तो और भी भयावह थी। अंग्रेज मालिक उन्हें अपनी संपत्ति मानते थे। युवा औरतों को मालिक रख लेते थे और जब उनका आकर्षण समाप्त होता तो उन्हें मजदूरों के हवाले कर दिया जाता था। इन रिश्तों से जन्मी संतानें भी मालिकों की संपत्ति मानी जाती थी। मालिक चाहे तो उन्हें अपने खेतों में मजदूरी के लिए रख लें या किसी और को बेच दें। गिरमिटियों को सिर्फ जीवित रहने भर का भोजन और कपड़ा दिया जाता था। दिन के 12-18 घंटे तक वे धूप में पसीने और दर्द के बीच काम करते थे। बीमार पड़ने पर इलाज नहीं मिलता था और अमानवीय हालातों में सैकड़ों मजदूर हर साल अकाल मौत मरते थे। उनके आंसू, उनकी पुकार किसी के कान तक नहीं पहुंचती थी क्योंकि उनकी तकदीर पर मालिकों की मुहर लग चुकी थी। गिरमिटिया बन गए गवर्नमेंट। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो, हर जगह जहाँ कभी कुछ भी नहीं था वहाँ आज अपनी सरकार है, अपनी पहचान है, अपनी सत्ता है। जो कभी गुलाम बनकर गए थे आज शासक बन गए हैं। जो मजदूर बनकर गए थे आज मालिक बन गए हैं। जो गिरमिटिया बनकर गए थे आज गवर्नमेंट बन गए हैं। अपनी धरती छोड़ना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है उससे रिश्ता तोड़ना। लेकिन मॉरिशस ने ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। वहाँ आज भी भारत धड़कता है। जो लोग ईख बोने गए थे उन्होंने अपने जीवन का रस उस ईख में उड़ेल दिया। गन्ने में मिठास बढ़ी और मॉरिशस हरा भरा होकर धरती का स्वर्ग बन गया। मॉरिशस का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी है। तमाम ऐतिहासिक रिपोर्ट बताती हैं कि इस सुंदर द्वीप की खोज 1502 में हुई। इसके बाद यहाँ कई लोगों ने अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, लेकिन इसे पहचान तब मिली जब 1715 में फ्रांस ने इस पर कब्जा। करीब 100 साल तक मॉरिशस फ्रांसीसी शासन के अधीन रहा, लेकिन 1810 में ब्रिटेन ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और यहाँ की दिशा ही बदल दी। ब्रिटिशों के आने के बाद खेती बाड़ी और औद्योगिक विकास के लिए उन्हें सस्ते और मेहनती मजदूरों की जरूरत थी। ये जरूरत पूरी की भारत ने। साल 1834 से लेकर 1924 तक अंग्रेज भारत से मजदूरों को मॉरिशस ले जाते रहे। हजारों की संख्या में लोगों को वहां बसाया गया। समय बीतने के साथ इन लोगों ने महसूस किया कि सिर्फ शरीर से जीना काफी नहीं, आत्मा को भी जिंदा रखना जरूरी है। भाषा, धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए अनेक सामाजिक संगठनों और परिवारों ने काम शुरू किया। में संघर्ष के बाद 12 मार्च 1968 को मॉरिशस को आजादी मिली। शिवसागर रामगुलाम स्वतंत्र मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्हें देश का राष्ट्रपिता कहा गया। उनके नेतृत्व ने मॉरिशस को राजनीतिक स्थिरता दी, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की और भारतीय मूल के लोगों में आत्मसम्मान की भावना जगाई। उनके विजन और समर्पण ने मॉरिशस को आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। आज भी मॉरिशस की राजनीति में रामगुलाम परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। उन्होंने 2024 में तीसरी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनकी पारिवारिक जड़ें भारत के बिहार राज्य के भोजपुर जिले के आरा स्थित हरी गांव से जुड़ी हैं। इस तरह मॉरिशस की सत्ता के शीर्ष पर आज भी भारतीय माटी की खुशबू महसूस की जा सकती है। मॉरिशस में आज भी बसता है आराबलिया और छपरा। भारत और मॉरिशस के बीच भले ही 6000 किलोमीटर का समुद्री फासला है, पर वहाँ के गांवों में जाइए तो लगेगा जैसे आराबलिया या छपरा में है। लोगों की भाषा, गीत, संस्कार सब कुछ अपना सा है। मॉरिशस में 2/3 आबादी भोजपुरी बोलती है। भाषा भौगोलिक दूरी मिटा देती है और यही सबसे बड़ा बंधन है। मार्क ट्वेन ने सच ही कहा। थाईश्वर ने पहले मॉरिशस बनाया और फिर उसमें से स्वर की रचना की। यहाँ हिंदी और भोजपुरी का गहरा प्रभाव देखकर लगता है जैसे भारत का टुकड़ा ही वहाँ बसा है। सेंटर महावीरी, झंडा, गीत गवाई सब कुछ आज भी धड़कता है। यहाँ गीत गवाई संस्था को यूनेस्को ने हेरिटेज का दर्जा दिया है। मॉरिशस सरकार ने भोजपुरी को मान्यता दी है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों भोजपुरी बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी मॉरिशस ने अपनी जड़ों से रिश्ता नहीं तोड़ा है।
अपने पुरखों के संघर्ष और विजय गाथा पर अपने एक गीत के अंश के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।